अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हीर है और आज की हमारी एक हॉरर कहानी है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। इस तरह करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएगी और हर वीडियो आने वाली बआसानी आप तक पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। चार दोस्तों की टोली मशहूर थी। उस टोली में मेरे और बहराम के अलावा दो लड़के इमरान और मोमिन भी हमारी क्लास नहीं थे। एक रोज लंच ब्रेक में बातें करते करते अचानक मंसूबा बना कि कल वीकेंड है तो आज शाम को मरी चलते हैं। घर में अम्मी की नई गाड़ी आए महीना हो रहा था और वो अक्सर मेरे ही तसरुफ में होती थी। सच्ची बात तो यह है कि जब से अम्मी की नई गाड़ी आई थी दिल चाह रहा था कि उसे लेकर मरी जाऊं। बहराम कहने लगा कि उसके नाना का घर मरी में ही है तो रात उधर रह लेंगे, जबकि मोमिन और इमरान ने कहा कि दीगर अखराजात में वो भी शेयर करेंगे। इसके बाद उन तीनों ने पहले अपने घर वालों से इजाज़त ली और फिर मेरे साथ मेरे घर आ गए। हस्बे तवक्का मुझे अम्मी की जानिब से गाड़ी ड्राइव करने की इजाज़त ना मिली तो हम सब ने इज्तमाई झूठ बोला कि चले ठीक है, गाड़ी बहराम का ड्राइवर चलाएगा, हम उसे एफ8 से पिक कर लेंगे। उन दिनों मेरे अब्बू कराची गए हुए थे और अम्मी को मनाना तो आसान ही होता है, सो अम्मी भी रजामंद हो गई। जब हम घर से निकले तो शाम ढल रही थी। 12 को क्रॉस किया तो थोड़ा रश कम हुआ। हम लोगों ने एक जगह रुककर कुछ ज़रूरत की चीज़ें ली और फिर सुकून से मरी पहुंचे। हमने अभी मॉल पर गाड़ी पार्किंग में लगाई ही थी कि अम्मी की कॉल आ गई। मैंने उन्हें खैरियत से पहुंचने का बताया और कहा कि हम लोग किसी होटल पर खाने के लिए जा रहे हैं, बस खाना खाते ही बहराम के घर चले जाएंगे। हमने एक अच्छे रेस्टोरेंट का इंतखाब किया, जल्दी जल्दी खाने का ऑर्डर दिया। हम खाना खाकर बाहर आए तो माल पर रश खासा कम हो गया था। अभी गर्मियाँ शुरू नहीं हुई थीं और मरी का मार्च इस्लामाबाद के मार्च से कम अज़ कम उस रात तो कहीं ज़्यादा ठंडा था। 11 साढ़े 11 का वक्त था और खूब तेज़ हवाएं चल रही थी। इमरान को अचानक ठंड लगने लगी। वो गाड़ी में बैठते ही अपने बैग में अपने गर्म कपड़े टटोलने लगा तो बहराम बोला, यार उधर 10-15 मिनट की ड्राइव पर तो है घर, वहां जाकर एक ही दफ़ा सामान खोलते हैं। बाकी सब ने भी बहराम की हाँ में हाँ मिलाई तो इमरान चुप हो गया और फिर जब गाड़ी चलते ही बहराम ने हीटर ऑन किया तो हम सब अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लगे। माल से थोड़ा बाहर निकले तो बहराम रास्ता समझाने लगा। हम कश्मीर पॉइंट की तरफ निकले। फिर थोड़ा आगे जाकर आर्मी की चौकी के बैरियर के पास बहराम बोला, इधर लेफ्ट पर नीचे जो पतली सी सड़क जा रही है उधर मोड़ लेना, बस इधर से सीधा सीधा आखिर तक जाना है। एंड पर बोर्ड लगा होगा D88 यानी D88, बस वहां रोक लो। ये वीरान अंधेरी सड़क काफी नीचे तक जाती थी। सड़क के दोनों तरफ पहाड़ों के बीच इक्का दुक्का घर थे जो उस वक्त खाली ही लग रहे थे कि ना तो बर्फबारी का मौसम था और ना गर्मी का जोर। चारों तरफ खामोशी का राज था। नीचे जाती पतली सी सड़क एक चौड़े हमवार कते पर खत्म हुई, जहां सामने ऊंची नीची गैर हमवार पहाड़ियों में घिरी एक घर की पुरानी इमारत बिल्कुल वीरान लग रही थी। वहां गाड़ी रोककर हमने अपने अपने बैग्स उठाए और आगे जाते बहराम के पीछे चलने लगे। पार्किंग से आगे 3 लंबी लंबी काईज़दा सीढ़ियां थी जो रिहायशी इमारत को जाती थी। सामने के 2 रोशनदानों से मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही थी। बहराम दरवाजे पर खड़ा चौकीदार को आवाजें दे रहा था, पर काफी देर तक दरवाजा ना खुला तो बहराम ने 2-3 बार जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी और फिर भी खामोशी रही तो वो पलट कर हमें देखने लगा। फिर बैग नीचे रखा और सीधे हाथ की पहाड़ी पर ऊपर चढ़ा और रोशनदानों से अंदर आवाजें देने लगा, चाचा चाचा। बहुत देर बाद धीरे से बाहर का दरवाजा खुला और दरवाजे के दोनों पट इकट्ठे खोले। चाचा बस खामोश खड़ा सुर्ख सुर्ख आंखों से हम सबको घूरने लगा। मोमिन ने फौरन बहराम को पुकारा, पर वो शायद घूमता हुआ किसी और रोशनदान से अंदर आवाजें लगा रहा था। खैर जब वो चुप हुआ तो इमरान ने ऊंची आवाज देकर उसे बताया कि दरवाजा खुल गया है। मुझे अजीब लगा कि आखिर चाचा बोल क्यों नहीं रहा। ऊपर से उसका अजीबो गरीब उंगलियां, टोपी वाला पुराना सा मैला कोट जो पाँव से जरा ऊपर तक था, कदरे झुका हुआ सर और वहशत ज़दा चेहरे पर सुर्ख आंखें जो इस हद तक हल्कों से बाहर थीं कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसका गला दबाया हुआ हो। सोने पर सुहागा उस हुलिये पर खामोशी थी। बहराम कूदता फलांगता मेन रोड पर आया तो बोला, चाचा क्या सो रहे थे? हम कब से दरवाज़ा खटखटा रहे थे। ये तीनों मेरे दोस्त हैं, हम रात इधर रुकेंगे, सुबह नाश्ता करने नथिया गली जाएंगे और फिर उधर से सीधे इस्लामाबाद चले जाएंगे। अब हम घर के अंदर छोटे से लाउंज में मौजूद थे। वहाँ फर्श पर चाचे का बिस्तर पड़ा हुआ था।
बहराम ने वहां मौजूद 2 कमरों के बंद दरवाजों के हैंडल घुमाए और चाचा से मुखातिब हुआ। इनकी चाबियां? कोई एक कमरा खोल दें चाचा। चाबियां तो नहीं है, जवाब ने चाचा इंतहाई दिक्कत से बोला। भैया चाचा तो तुम लगता है। इमरान ने मेरे करीब होते सरगोशी की। क्या मतलब? बहराम कुछ उलझ कर बोला। चाबियां मुरेशी साहब के पास होती हैं। चाचे की फंसी फंसी आवाज आई। किसके पास? साहब के पास होती हैं। कब से? इन 2 कमरों की चाबियां तो हमेशा तुम्हारे पास होती थी। अब नहीं होती। चाचा बहराम के चेहरे पर नजरें जमाए हुए बोलने लगा। कोई बात नहीं यार, इधर लाउंज पे ही लेट जाते हैं, मोमिन बोला। बहराम पलटा और कहने लगा, हाँ ये ठीक है चाचा, आप स्टोर से मैट्रेस ला दे। फिर उसने साइड का एक दरवाज़ा खोला और लाइट जलानी चाहिए और बोला, बाथरूम की लाइट भी नहीं जल रही, आप स्टोर से बल्ब ला दें, हम खुद बदल लेंगे। और ये अपना बिस्तर भी लेते जाए। बहराम झुककर पतला सा गद्दा और तकिया लपेट कर गोल करता हुआ बोला। चाचा मुड़ा, बगैर कुछ बोले बिस्तर पकड़ा और ऊपर जाती 3 सीढ़ियां चढ़कर कतरे फासले पर बने स्टोर में खटर पटर करने लगा। जरा देर में बहराम ने बाथरूम का बल्ब लगा दिया। हम तीनों ने बहराम से मैट्रेस और तकिए लेकर नीचे डबल बेड सा बनाया और अपने अपने बैग्स पीछे पड़ी साइड टेबल पर रख दिए। कंबल दो चाचा, बहराम ने सीढ़ियों पर खड़े चाचे से कहा। वो खड़ा बहराम को खामोशी से घूरता रहा। चाचे की आंखें ऐसी थी जैसे उसे सोए हुए कई बरस गुजर चुके। फिर बहराम खुद ही स्टोर में गया और झटपट 2 मोटे मोटे कंबल उठा लाया और झाड़ते हुए बोला, गलती हो गई, पता होता कि कमरे लॉक होंगे तो मैं चाबियां घर से लेकर आता। वैसे सच बताऊं, मैंने घर बताया ही नहीं है कि मैं मरी जा रहा हूँ। कहा था कि रात हम सब इमरान के घर पर जवाए। क्यों? और जो किसी ने घर फोन कर लिया तो? इमरान जरा घबरा कर बोला, तो देखी जाएगी, जो तुम लोग कंबल सेट करो। मेरे हाथ में कॉन्टैक्ट लेंसेज की डिबिया देखते हुए उसने कंबल मोमेन और इमरान को थमाए। जरा परे नहीं जाकर झाड़ लो, मैंने फौरन ही कहा। मेरी आंखों में जलन हो रही थी। मेरे लेंसेज उतार कर डबिया साइड टेबल पर रख दी और मुंह धोने बाथरूम में गया तो नल के ऐसे खुश्क थे जैसे किसी ने परसों से उन्हें इस्तेमाल न किया हो। मैंने बहराम को आवाज़ दी और कहा, यहाँ तो पानी का कतरा नहीं, शायद पानी का मेन वॉल्व बंद है। अच्छा चाचा, पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा? अच्छा देखता हूँ, चाचा ने कहा। हम चारों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे और जब चाचे को गए 15-20 मिनट हो गए तो बहराम ने बाहर का दरवाज़ा खोला। हम भी उठकर बाहर आ गए। बाहर चाचा तो क्या, दूर दूर तक किसी चीज़ का निशान ना था। यार चाचा किधर गया? बहराम इधर उधर देखता हैरत से बोला और फिर ऊंची ऊंची आवाज़ें देने लगा। मगर हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी और सरदरात की चुप में सितारों की सवालियाँ टिमटिमाहट थी। बहराम, वो देख, वो चाचा नहीं? इमरान की आवाज़ पर हम सब दाएं हाथ एक निस्बतन ऊंची पहाड़ी की चोटी को देखने लगे जहाँ चाचा खड़ा किसी औरत से बातें कर रहा था। यार, ये चाचे का क्या चक्कर है? क्या ये नॉर्मल भी है? इमरान ने बहराम से पूछा। हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, ये बरसों से मेरे नाना के साथ रहा है। नाना इस पर बहुत भरोसा करते थे। वो कहते थे कि ये बड़ा वफादार आदमी है। खैर छोड़ो, आओ मोमिन, ऊपर जाकर हम खुद पानी का वाल्व खोलाते हैं। बहराम और मोमिन पानी का वाल्व खोलने गए तो इमरान आहिस्ता से बोला, ये चाचा पता नहीं क्या चक्कर चला रहा है। इट्स अमेजिंग। हमारे पास चीज वाला जुबकती है, बड़े बदलती है। इतनी ठंड में वहां खड़ा ना जाने इस औरत से क्या बातें कर रहा है। चल यार, हम तो अंदर चले। मैंने दूर पहाड़ी पर मौजूद चाचे और औरत पर एक नज़र डाली और इमरान के साथ अंदर आ गया। लेकिन हमें अंदर आए अभी कुछ मिनट ही गुजरे होंगे कि स्टोर में से कुछ आवाज़ें आई। मैंने और इमरान ने ज़रा आगे बढ़कर देखा तो चाचे का कोट नजर आया। उसी वक्त मोमिन और बहराम पानी का वॉल्व खोलकर वापस आए। बहराम ने हमारी हैरतज़दा शक्लें देखी तो पूछा कि क्या हुआ। ये चाचा, ये कुछ देर पहले तो पहाड़ी पर खड़ा था, अब ये इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? मेरी बात सुनकर बहराम के चेहरे पर एक रंग आया और गुजर गया। फिर बोला, ये मुकामी लोग बहुत तेज तेज चलते हैं, हमारी तरह थोड़ी है। ये कहते कहते वो कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चला गया। मोमिन डीवीडी प्लेयर पर कोई सीडी सेट कर रहा था पर उससे प्लेयर ऑन नहीं हो रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि तुम आकर जरा चेक करो। मैं बैग की जिप खोले अपनी ऐनक ढूंढ रहा था। यार, मेरी ऐनक नहीं मिल रही। ठहरो, मैं लेंसेज लगाता हूँ फिर देखता हूँ। अब जो मैंने टेबल पर निगाह डाली तो लेंसेज की डिबिया गायब थी। उसी वक्त चाचा बहराम को एक तकिया पकड़ाने के लिए मेरे पास से गुजरा तो मुझे अचानक ऐसे लगा
जैसे उसके होंठों पर एक पोशीदा सी हंसी थी। खैर, मैंने अपनी तसल्ली के लिए मैट्रेस पर अपना पूरा बैग उलट दिया। बैग में तमाम चीजें थी, लेकिन उनमें लेंसेज की डिब्बियां ना थी। मैंने बैग की जिप दोबारा खोली तो देखा कि मेरी ऐनक अपने केस समेत अंदर पड़ी थी। मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन फिर मैंने दिल में सोचा शायद मेरे ही लापरवाही में पहले नजर न डाली हो। पर लेंसेज की डिब्बियां? बहराम ने पूछा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है? यार, मेरे लेंसेज की डिब्बियां नहीं मिल रही। अभी यही मेज पर तो रखी थी तुमने। फिर बाकी सभी तकिए, कुशन और बैग उलट पलट कर देखने लगे। मेरी डिब्बियां चाचे ने तो नहीं उठाई होगी? मैं झल्ला कर बोला। बहराम एकदम सन्नाटे में आ गया। अरे, वो लेंसेज का क्या करेगा? तुम इत्मीनान से देखो, डिबिया इधर ही होगी। मैं जरा चाचे के कमरे में देखूं। वो अभी बाहर निकला है। मैंने जरा धीमे लहजे में कहा। हाँ, आओ देख आते हैं, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। इमरान और मैं तेज तेज सीढ़ियां फलांगते स्टोर में गए। वहाँ एक तख्तनुमा चौकी पर चाचे का बिस्तर गोल हुआ पड़ा था। मैंने बिस्तर सीधा किया। उसके बाद चाचे की एक चादर जो गोदर की शक्ल में पड़ी थी उसे उठाकर झाड़ा तो लेंसेज की डिबिया नीचे गिरी। मेरी और इमरान की तो हैरत सी आंखें फट गई। मुझे ये चाचा तो मेंटल केस लग रहा है। पर तू ये बता कि तुझे ये ख्याल कैसे आया कि डिबिया चाचा ने उठाई होगी? मैंने डिबिया खोलकर लेंसेज चेक किए और जब इत्मीनान हुआ तो बोला, बस ऐसे ही। बस मुझे लगा कि है। हम दोनों स्टोर से बाहर आकर जब ये मामला मोमिन और बहराम को बताने लगे तो बहराम शर्मिंदा सा बोला, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। ये चाचा तो बहुत अरसे से नाना के साथ था। वो कहते थे ये बहुत ईमानदार आदमी है। तेरे नाना जिंदा होते ना तो आज के बाद ये कहा करते ये बहुत ईमानदार आदमी था। इमरान मस्खरेपन से बोला। इस दौरान मैं मोमिन जो बार बार घड़ी देख रहा था बेजारी से बोला, अब कोई सीढ़ी लगा देगा या बाकी रात भी तुम लोगों ने यूं ही जाया करनी? लाओ मैं लगाता हूँ। मैं आगे होता हुआ बोला। थोड़ी देर में मूवी शुरू हो गई। हम चारों लाउंज में बैठे थे जिसके अंदर 2 कमरों के दरवाजे लॉक थे। एक वॉशरूम का दरवाज़ा था और स्टोर के अलावा सिर्फ मेन डोर था जो हमसे 5-6 फुट दूर था। मूवी शुरू हुए आधा घंटा गुजरा होगा कि किसी बात पर हम सब ने इकट्ठे कहका लगाया तो स्टोर का दरवाज़ा बड़ी वाज़ेह आवाज़ में चरचराया। हम सब ने मुड़कर देखा तो चाचा स्टोर के दरवाजे के बीच खड़ा इंतहाई नापसंदीदा नज़रों से हमें देख रहा था। सॉरी चाचा, आप ख्याल रखेंगे। लगता है आपकी नींद खराब हो गई। यार, अब ऊंचा नहीं हंसता और टीवी की आवाज़ भी कम करो, बल्कि टीवी के पास हो जाओ। चाचा का मूड बहुत खराब है। बहराम की ये बात सुनकर हम सब अपने अपने तकिए कुशन उठाकर टीवी के करीब हो गए। यूं मैं थोड़ा सा इमरान के करीब हुआ तो बोला, इमरान, जब हम लेंसेज ढूंढने स्टोर में गए थे तो चाचा तो नहीं था अंदर। फिर हम सब इधर ही रहे, तो फिर ये चाचा अंदर कब आया? वो कहाँ से? बाहर का दरवाज़ा तो सामने है। मेरी ये बात सुनकर इमरान सोच में पड़ गया। ये हकीकत थी कि मुझे वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और इमरान से ये बात करने की वजह भी यही। वो ज़रा बड़ा और समझदार होने के साथ साथ बहुत दीनदार भी था और हर किस्म की सूरत हाल को समझने की बेहतर सलाहियत रखता था। मैं अपनी इन्हीं सोचों में उलझा फिल्म देख रहा था कि अचानक लाइट चली गई। बहराम ने उठकर इमरजेंसी लाइट ऑन करना चाहिए, मगर वो खराब थी। उसने मेज पर पड़ी एक पुरानी सी मोमबत्ती रोशन की तो वो मध्यम मकूक रोशनी ने हमारे साए बनाने लगी, जो माहौल में मजीद डिप्रेशन पैदा कर रही थी। यार, हमारे पास कमरों की चाबियां नहीं, वरना ये सामने डाइनिंग रूम और साथ ही किचन है। चाय ही बना लेते। चाचे के मूड का कुछ पता ही नहीं चल रहा, वरना स्टोर में भी चूल्हा तो लगा हुआ है। बहराम की ये बात सुनकर मैंने होली से कहा, यार बहराम, ये चाचा कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रहा? हाँ, अप्पू और वलीद भी एक बार आए थे तो यही कह रहे थे कि शहरोज चाचा बूढ़ा हो गया है अब। खिसका खिसका सा लगता है। मुलाजमत भी नहीं छोड़ता और नए मुलाजिम को साथ रखने पर तैयार भी नहीं होता। घर की हालत देखो कैसे मिट्टी से अटा हुआ है। तुम्हें पता है इस बार अप्पू दूसरा मुलाजिम साथ ना रखने की वजह से चाचे से खफा होकर गए हैं। इसका मुंह तो खराब ही रहता है, पर आज तो चाचा, हाँ हाँ, चाचा डीमन बना फिर रहा है। इमरान ने शोखी से कहा। और बहराम, तू मान ले कि चाचे को अंदर आते किसी ने नहीं देखा। नहीं यार, हम मूवी के चक्कर में थे, पता नहीं चला होगा। बहराम ने अभी अपनी बात खत्म नहीं की थी कि बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। उनके हलक से ऐसी गुरु और दिलखराश आवाजें निकल रही थी कि दिल डूबता महसूस हो रहा था। इमरान खिड़की की तरफ बढ़ा तो मैं भी उसके पीछे लपका और हमने पर्दा हटाकर बाहर देखा तो बाहर चांद की रोशनी में कुत्ते नींद दायरे की सूरत में इकट्ठे थे।
काले रंग के दुबले पतले चमकीली खाल वाले एक जैसे 8 कुत्ते। उनके भौंकने में अजीब सी वहशत थी। इन कुत्तों की आवाजों ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। मनहूस पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। चलो इमरान, इन्हें भगा कर आते हैं। एक तो लाइट नहीं, दूसरे ये कुत्ते। हम क्या यहाँ इन कुत्तों का मुकना सुनने आए हैं? मोमिन प्लीज अब चुप ही हो जाओ और इन कुत्तों को बुरा भला कहना बंद करो। बहराम जरा सख्ती से बोला तो सब उसे हैरत से देखने लगे। फिर वो जरा नरम पड़ते हुए बोला, वो दरअसल बहुत पहले एक बार वलीद के दोस्तों ने बाहर निकलकर इन कुत्तों को मारा था। तो बहराम हिचकिचाता हुआ रुक गया। वो एक बार हम दोनों भाई अपनी कुछ कजन्स के साथ आए थे। साथ वलीद के कुछ दोस्त भी थे। कुत्तों के भौंकने पर वलीद के दोस्तों को बहुत गुस्सा चढ़ा। उनमें से एक बाहर निकला और जो हाथ में आया वो उठाकर उन कुत्तों को मारने लगा। कुत्ते तो ना भागे पर वो खुद ऊंचा ऊंचा रोने लगा। वो पहले बहुत देर तक ख्वामखा ऊंचा ऊंचा रोता रहा, फिर भागकर उस सामने वाली दीवार पर सीधा सीधा यूं सामने दीवार पर चढ़ गया जैसे कोई छिपकली हो। क्या बात कर रहे हो बहराम, होश में तो हो? मैं तो जैसे चीख उठा। मैं इसीलिए चुप था कि तुम लोग मुझे ही झूठा समझोगे। तो ये कुत्ते यहीं रहते हैं क्या? रहते तो नहीं, कभी कभी आ जाते हैं। चलो यार, मॉल का चक्कर लगा कर आते हैं। अजीब बेचैनी हो रही है इन कुत्तों के भौंकने की वजह से। देखते हैं कोई होटल खुला हो तो चाय पीते हैं, शायद तब तक लाइट आ जाए। इस वक्त इमरान 1:45 बज रहे हैं रात के। यार मैं अभी चाय पीना चाहता हूँ, मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा है। उफ। इमरान दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए बोला, आराम से चल रहे हैं, इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? मैंने उठते हुए उसके कंधे पर थप मार। सबने अपने अपने लिए स्वेटर कंधों पर डाले। बहराम बोला, चाचे को बताऊं? अरे सोने तो उसे, 10-15 मिनट के फासले पर तो माल है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। मोमिन बाहर निकलता हुआ बोला। हम चारों जैसे ही बाहर निकले, गाड़ी के करीब नींद दायरे में बैठे कुत्ते अचानक खामोश हो गए, जैसे रिंग मास्टर ने उन्हें कोई इशारा दिया हो। मुझे चांद की धुंधली सी रोशनी में यूं लगा जैसे वो कुत्ते हवा में हल्का सा तैरते हुए पीछे हुए हों। हम सब गाड़ी में बैठे तो वो सब कुत्ते उठकर इधर उधर हो गए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से स्टीप पर चढ़ाता हुआ मेन रोड पर आ गया। फौजी बैरियर से राइट हुआ और माल की तरफ जाते जो पहला खोखा दिखाई दिया वहां गाड़ी रोक दी। खोखे वाले को चाय का कहकर हम साइड पर बने तवील सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। नीचे वादी में टिमटिमाती रोशनियां खूब अंधेरे में जुगनू की तरह दमक रही थी। उसी वक्त घने चील के दरख्तों में यह हवा सरसराई और दूर कुछ जंगली जानवरों की आवाजें उभरी। इमरान अचानक उठा, 4-6 कदम चला और कुछ अजीब बेपरवाह और शूख आवाज में ऊंचा ऊंचा गाना गाने लगा। यार इमरान, खामोश हो जाओ, कैसी आवाज में गा रहा है? मम्मी ने उसे टोका। कैसी आवाज में गाऊं है? वो अपनी कमीज का गला झाड़ते हुए बोला। इस सीने में से ऐसी ही आवाज आती है। तुम्हारा सीना खोलो, इधर आओ। उसने आगे बढ़कर मोमिन की कमीज आगे से पकड़कर फाड़ दी और जोर जोर से हंसने लगा। खोखे वाला चाय की ट्रे पकड़े इमरान को हैरत से देख रहा था। चाय यहाँ दूं के अंदर थी? उसने एक निगाह गलत अंदाज में हम सब पर डालते हुए पूछा। बस यहीं दे दो, मैंने आहिस्ता से कहा। सब चुपचाप चाय पीने लगे। चाय खत्म हुई तो मैंने कहा, अगर तुम सब मानो तो अपने बैग्स उठाते हैं और वापस चलते हैं। सड़कें खाली पड़ी हैं, ज्यादा से ज्यादा घंटा लगेगा। इमरान वैसे ही ऊंचा ऊंचा गाना गाता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मोमिन, जिसका मूड इमरान बदतमीजी के बाद सब खराब कर चुका था, उसने आंखों ही आंखों से हाँ में जवाब दिया। बहराम, जो खासा अपसेट लग रहा था, धीरे से बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। इमरान ने फ्रंट डोर खोला और बैठने के बाद शीशा नीचे उतार कर ऊंचा ऊंचा गाने लगा। बहराम और मोमिन पीछे बैठ गए। हम थोड़ा सा आगे गए कि पुलिस की पेट्रोलिंग स्क्वाड गुजरी। हमने जब क्रॉस किया तो रफ्तार डेड स्लो कर ली। यार चुप हो जा, शीशा ऊंचा कर ले, कहीं किसी और मुश्किल में ना फंस जाए आप। मैंने बैकव्यू मिरर में स्क्वाड को देखते हुए उसको बोला। जवाबन इमरान ने मुझे ऐसी नजरों से देखा कि बाखुदा में लरस के रह गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की कैसी लहर उठी कि मैं घबरा गया। वो आंखें इमरान की आंखें नहीं थी, आंखें चाचे जैसी थी, बाहर निकली हुई, सूख सूख, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। मैंने दिल्ली दिल में कुरानी आयात का वर्ड शुरू किया। कुछ देर बाद आवाज काबू में आए तो मैंने सोचा कि अब कुछ देर में इमरान की तरफ देखूंगा ही नहीं। 10-15 मिनट बाद मैंने बहराम से कहा, यार वो मोड़ अब तक आया ही नहीं, हम आगे तो नहीं आ गए? सब चौंक कर अंधेरी सड़क की तरफ मुतवज्जा हुए। ये तो हम आगे आ गए हैं। बहराम इधर उधर देखता हुआ बोला, ये जंगल तो मुझे अनजाना सा लग रहा है, तो हम किस तरफ को निकल आए हैं?
यार मैं तो सीधा आ रहा हूँ, लेफ्ट साइड फौजी चौकी आती तो लेफ्ट टर्न लेता ना। बहराम गहरी सोच में बोला, गाड़ी वापस मोड़ लो, इस वक्त यूं आगे जाना मुनासिब नहीं है। यहाँ सड़क बहुत ही कटी फटी और तंग थी। मैंने महारत से गाड़ी मोड़ ली थी, गाड़ी पूरी तरह मुड़ी भी ना थी कि हमसे आगे दो बंदर कूदे। बहराम और की दबी दबी सी चीखें दी थी। इमरान जोर जोर से हंसने लगा। मैंने जरा गुस्से से कहा, इमरान शीशा ऊपर चढ़ाओ, ये बंदर खतरनाक भी हो सकते हैं। शुक्र है कि इमरान ने मेरी बात मान ली। मैंने गाड़ी वैसे ही खड़े रखी। 3-4 मिनट बंदर आंखों में आंखें डाले हमें कूदते रहे। फिर नीचे किसी खाई से मजीद बंदरों की चीखों पुकार पर दोनों बंदर मतवज्जा हुए और जैसे ही उन्होंने खाई की तरफ 2-4 कदम बढ़ाए, मैंने तेजी से गाड़ी आगे दिखा ली। गाड़ी में एक सन्नाटा था और मेरे दिल की ऊंची धड़कन पूरा मेरे कानों में बज रही थी। थोड़ी देर बाद बहराम बोला, वो देखो सामने वो खोखा जहाँ चाय पी थी। इधर से गाड़ी मोड़ कर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाओ, ने मोड़ पर नजर मत पा। खोखा बंद हो चुका था। मैंने स्पीड आहिस्ता करते हुए गाड़ी मोड़ी तो मेरे पाँव जैसे एक्सीलेटर पर जम कर रह गए। क्या हुआ, चलते क्यों नहीं? मैंने इधर एक सेकंड को यहाँ वो कुत्ते बैठे देखे थे, इस सीमेंट के चबूतरे पर अब तो नहीं है। नोमी ने एकदम से बोला, मैंने भी मैंने भी देखे थे यार। यार बहराम, आज की रात बहुत गड़बड़ है। अल्लाह करे हम खैरियत से घर वापस पहुंच जाए। मोमिन की रूहानसी आवाज आई। नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। इमरान ऐसी भारी आवाज में गा रहा था जैसे नशे में हुए। मैंने इमरान की तरफ घूर कर देखा तो बोला, नहीं पसंद? ये गाना तुम्हें नहीं पसंद? चलो कोई और गाना गा लेते हैं। बहराम बोला, यार तुम लोग परेशान ना हो, कोई कुत्ते वुत्ते नहीं थे, तुम लोगों को वहम हुआ होगा। तुम चलो सीधा, स्पीड आहिस्ता रखो, बैरियर करीब ही होगा। इस दौरान में बादल इतने नीचे उतर आए कि दाएं बाएं के सारे मंजर उनमें ओझल होते जा रहे थे। मैं चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। तकरीबन 3:45 बज रहे थे। मैं जूं जूं आगे जा रहा था धुंध बिल्कुल अंधा करने लगी। मैंने मजबूरन गाड़ी साइड पे लगाई, हैजर्ड लाइट्स ऑन की और पलटकर बहराम को देखने लगा। हम फिर बहुत आगे आ गए हैं। ये जो आर्मी सिग्नल्स का लाल बोर्ड था ना, पहले भी हम इसको गुजार कर आगे गए थे। मोमिन बोला, सामान को दफा करो, इस्लामाबाद निकलो यार, मरी आए हैं कि किसी डेजर्ट में भटक गए हैं। ऐसे कौन से पेचीदा रास्ते हैं यहाँ? तुम आ जाओ ड्राइविंग सीट पर, मुझे तो भटकाने का शौक हो रहा है ना तुम लोगों को। ये खासा गुस्से में बोला, क्या हो क्या है यार, तुम दोनों क्यों उलझ रहे हो? अभी रास्ता मिल जाएगा, थोड़ी धूम चढ़ जाएगा। हिलाते चमकता इमरान बिल्कुल नॉर्मल जैसे न जो। हम काफी देर सड़क किनारे खड़े रहे। इस दौरान किसी गाड़ी ने हमें क्रॉस न किया। कुछ देर के बाद बादल छिटे और मंजर कुछ वाजे। मैं बोर्ड पढ़ता पढ़ता बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता बिना आखिर मेन हाईवे तक पहुंच गया। अल्लाह जानता है कि कैसे सबकी जान में जान आई। मैं धीरे धीरे में सोच रहा था कि ये इमरान को देखो जरा, ऐसा जिम्मेदार समझा जाता था, आज कैसा रंग दिखाया है। और ये मोमिन दूसरी बार रास्ता भूलने पर बस ऊंचा ऊंचा रोया ही नहीं। और ये बहराम आते हुए किस कदर चूचाल था। और अब उफ, गाड़ी ना लाता तो जिम्मेदारी भी ना होती। मैंने सर झटका फिसलाई इसलिए तो कम गहरे बातों में गाड़ी चलाना जरा आसान किया। मैंने सड़क के साइड से एक साफ शफाफ बहते चश्मे को देखकर सोचा, ट्रैक तो पकड़ ही लिया है, जरा मुंह को पानी से छींटे मार लूं। आंखें भी जलन से बुरा हाल था। मैंने गाड़ी सड़क के साइड से लगाई और बंद करता हुआ बोला, मैं मुंह धोकर आया 5 मिनट में। चश्मा जो सड़क के करीब लग रहा था काफी ऊंची ऊंचाई पे था। यहाँ पर बादल बहुत कम होने से हल्की हल्की बारिश फैली हुई थी। मैं पत्थरों पर कूदता फलांगता नीचे उतरा और ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारेगा। जब बर्फ पानी से चलती आंखें तो कुछ सकी गिरा और जरा मेरे होश बाहर गए, वरना तो खूब अंधेरी सड़क पर गाड़ी चलाते जरा भूल से फिसल गया था। मुझे गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज है। मैंने पलट कर देखा, वो तीनों भी उतर कर इधर ही आ रहे थे। गाड़ी लॉक कर दी? हाँ। बहराम ने नीचे आकर मुझे चाबी पकड़ा दी। हम चारों कुछ देर चश्मे पर रुके और जब अच्छी तरह फ्रेश होकर ऊपर आए तो सड़क पर एक फुके से फुके वाला फुका फिंगा। जयराम ने पूछा, चाय मिल जाएगी? क्यों नहीं साहब, वो अंधेरे आए किस लिए है? बस चाय पिला दो फिर निकले। लाहौर वापसी है? नहीं नहीं, इस्लामाबाद जाना है। अच्छा। खुशी वाला हैरत से मिला। दरअसल इतनी सुबह सवेरे आमतौर पर लोग पंजाब निकलते हैं, उनका सफर लंबा होता है ना जी। साथ साथ कुछ खाने को मिलेगा? अंडे उबाल देता हूँ आपके लिए। यार बहराम, अब खोलने का ऑर्डर ना दे देना, बस चाय पीकर निकलते हैं। वो उंगली में चाबी घुमाता हुआ बोला।
सब हंसने लगे और फिर अचानक ही मेरी उंगली में घूमती चाबी तेजी से घूमने लगी। मैं हाथ रोक के हैरत से देख रहा था कि वो घूमती घूमती उंगली से निकली और कुछ देर मेरे मुंह की आंखें गोल गोल घूमती ऊंची होती गई। मेरी घबराई हुई हालत पर सब मुतवज्जह हुए। चाबी एक भगोले की तरह कुछ देर मेरे सर पर घूमी और फिर चश्मे के पीछे किसी खाई में जा गिरी। ये क्या हुआ? तुम पागल तो नहीं हो गए थे? इतनी तेजी से चाबी क्यों घुमाई? बहराम हसियानी आवाज में बोला। अरे मैंने कब इतनी जोर से घुमाई? वो तो वो इतनी तेजी से घूम रही थी। सब खामोश होकर मुझे घूमने लगे। थोड़ी देर बाद वो तीनों आगे पीछे चलते चश्मे कट गई और मोबाइल की रोशनी में डाल डाल कर चाबी घूमने लगे। वे भारी दिल से पत्थर पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद तीनों वो नाकामों पर आ गए। मोमिन बोला, बहराम मुझे तो लगता है चाचे तेमन ने कोई बददुआ दी है हमें। बहराम बोला, मुझे अभी ख्याल आया, मैंने रेस्क्यू पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं कॉल करता हूँ, वो कुछ कर सके तो ठीक, वरना अबू को कॉल करता हूँ। इधर से तो निकले। बहराम ने फ़ोन मिलाया। हमें हैरत इस बात पर हुई कि कॉल फ़ौरन ही मिल गई और रेस्क्यू स्क्वाड 10 मिनट में पहुँच भी गई। बहराम अपना और हम सबका तारुफ करवाते हुए बोला, मैं कर्नल जका का बेटा हूँ, ये इनके आईडी कार्ड की कॉपी। आज रात इधर अपने घर आए थे, कुछ देर पहले चाय पीने आए तो गाड़ी की चाबी नीचे गिर गई। आप अगर कोई हेल्प कर सके। रेस्क्यू स्क्वाड वाले बड़ी टॉर्च लेकर नीचे चश्मे पर गए। सपने बहुत ढूंढा पर चाबी नहीं मिली, लेकिन ये जरूर हुआ कि उन लोगों के खसूसी ताउन के बायस बहराम मेन बड़ी स्टॉप जाकर गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनवा कर ले आया। अन्ना अन्ना करके जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो ये फैसला हुआ कि पहले मोमिन को ड्रॉप कर देंगे, फिर मैं और बहराम इमरान को उसके घर छोड़े, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि हम उसे बाहर किसी जगह छोड़कर निकल सकते। वालों से इमरान को उसके घर छोड़े, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि हम उसे बाहर किसी जगह छोड़कर निकल जाते। बहराम को और मुझे ज्यादा टेंशन नहीं थी। हम दोनों घर वालों से मुसलसल राब्ते में थे। मैंने अम्मी को बता दिया था कि मैं दो दोस्तों को ड्रॉप करके घर आऊँगा। इमरान के घर सिर्फ आंटी थी। वो बाहर आए और इमरान को जिस तरह गाड़ी से उतरते देखा तो फौरन पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना इमरान? बहराम धीमी सी आवाज में बोला, आज सुबह से कुछ बहकी बहकी बातें कर आए आंटी। इमरान ने पलट कर बहराम को और मुझे आंखें दिखाई तो जरा तसल्ली हुई कि कुछ नॉर्मल है। मैं शाम को थका हारा घर पहुंचा और दिल ही दिल में शुक्र की कलमे पड़े। सर दर्द से फट रहा था और आंखें सुर्ख थी। कुछ देर बाद मैंने अम्मी को ए टू जेड सब कुछ साफ साफ बता दिया, इस यकीन के साथ कि अम्मी आम औरतों की तरह ना तो बहस करती हैं और ना फौरी डांट पिटका। मेरी बात के दौरान वो फिक्रमंदी से मुझे देखती रही, फिर बोली, अभी कुछ खाकर तुम सोने चले जाओ, जब सोकर उठोगे तो तफसीलन बात करेंगे। अगली सुबह अम्मी ने बताया कि वो रात कमरे में आई तो मैं तेज बुखार में था और सोते में बार बार डर कर जागता, यही कहता रहा कि कुत्तों को बाहर निकाल दे, ये बार बार अंदर आकर भूखते हैं। अम्मी ने बताया कि वो और बाजी रात भर सहाने बैठी रही और मुझे तंग करती रही। मैं अगले 2-3 रोज भी बुखार में फनकता रहा। मुझे सोते में यही लगता था कि मैं जाग रहा हूँ। 3-4 रोज बाद कहीं जाकर मेरी हालत नॉर्मल हुई तो पता चला कि इमरान भी घर आकर बहुत बीमार हो गया था। उसके सारे जिस्म में शदीद दर्द रहा, इतना कि वो कई रातें सो ना सका। कुछ दिन बाद हम सब इकट्ठे हुए तो मरी की रात की ख्वारी याद करके सब अपने कानों को हाथ लगाते हुए खूब हंसे। मैं उस रोज शाम को घर आया तो घर पर कुछ मेहमान बैठे थे। अम्मी ने मिस्टर एंड मिसेस कर्नल शुजात के नाम से उनका तारुफ करवाया। उनकी बेटी बाजे की दोस्त थी। वो लोग पहले भी आते होंगे पर मेरी मुलाकात ना थी। उस वक्त आंटी अम्मी को बताने लगी कि कर्नल शुजात मरी में घर देखने में इंटरेस्टेड थे तो हम इसी सिलसिले में मरी गए हुए थे। वापसी में सोचा आपकी तरफ होते जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। इस दौर में मसरूफियात ही कुछ ऐसी हैं कि वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। अंकल कहने लगे, एक कोठी बहुत ही अच्छी दामों फरोख्त हो रही है। ये कोठी माल रोड से ज्यादा दूर न होने के बावजूद बेहद पुरसकून लोकेशन में है। कोई शोर शराबा नहीं, पहाड़ों के बीच में सड़क है और आखिर से जरा पहले D87 यानी D87 है। वेरी वेल केप्ट। तो फिर बात बनी कोई? अम्मी ने पूछा। भाभी कोठी तो बहुत खूबसूरत और आरामदेह है, पर मसला ये है कि उसके साथ वाली कोठी हॉन्टेड मशहूर है। एक्चुअली वो कोठी कर्नल जका के पास है। वो मेरी ही यूनिट के थे। पहले वो कोठी उनके ससुर हैदर कुरैशी के पास थी। कहते हैं कुरैशी साहब की जिंदगी तक तो कोई काबिल जिक्र बात नहीं हुई। फिर जरा रुकते हुए बोले, मैं तो इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता पर सुनना तो पड़ता है, खासतौर पर जब उम्र भर तिनका तिनका जोड़ कर घर खरीदना हो
तो लोग कहते हैं कि कुरैशी साहब और उनकी बेगम कनाडा बेटे के पास शिफ्ट हो गई, तो ये कोठी बहुत अरसा खाली रही। बादशाह उन दोनों के यके बाद तीसरे इंतकाल के बाद दीगर जायदाद के साथ ये कोठी करना जका की बेगम के हिस्से में आई, और ये बरसों खाली ही रही। कोई एक चौकीदार वहाँ रहता है, जिसकी हरकतों सपनात काफी पुरस्कार है। कभी कभी आधी रात को पहाड़ियों पर खड़ा ओटो से बातें करता दिखाई देता है। कभी किसी रात वहाँ इस कदर कुत्ते घूमते हैं कि इर्द गिर्द के रहने वालों का सोना महाल हो जाता है। मैंने अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी मेरी तरफ देख रही थी। अंकल हंसते हुए बोले, चौकीदार रात को औरतों से बातें करे या आदमियों से, हमें क्या सरोकार, लेकिन कुत्तों के भौंकने वाली बात ने परेशान कर दिया है। हिल स्टेशन पर भी सुकून न मिला तो जाने का क्या फायदा। लोग बता रहे थे कि जिन रूहों या बदरूहों के वहाँ डेरे हैं वो आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते। कुछ लोग तो साफ साफ कहते हैं कि वहाँ का चौकीदार पोजेस्ड है, जिन्नात या बदरूहों में रह रहकर खुद की जिन ही बन गया है। फिर वो मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, बेटे मेरा नाम तो शुजात है, इसका मतलब है बहादुर। दिल तो घर लेने को तैयार हूँ, पर नींद नींद का क्या होगा। इस बात पर सब हंसने लगे। आंटी बोली, शुजात आप डीलर को साफ मना करते, उसने तो हमें कोठी के होके रोने का भी नहीं बताया था। अम्मी आंटी और अंकल तो न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे, और मुझे बैठे बैठे चाचा डीमन की आंखें याद आती रहीं, और मैं सोचता रहा कि बहराम ने मरी के नाम पर ख्वामखा की फन्ने खानी दिखाई। अगर उस रोज़ इमरान को कुछ हो जाता, अगर रेस्क्यू स्क्वाड के ताउन से गाड़ी की चाबी न बनती तो। खैर अंकल आंटी कुछ देर और बैठे फिर चले गए। हमने अल्लाह इसके बाद गेट बंद किया तो अम्मी बहुत संजीदगी से बोली, शुक्र करो अल्लाह ने तुम सब दोस्तों की हिफाजत फरमाई, ये ज़िंदगी के सबक होते हैं। मेरा दिल तो शर्मसारी में डूब गया। हम किस ढिठाई से झूठ बोलकर गए थे कि गाड़ी बहराम का ड्राइवर लेकर जाएगा। अगर वाकई उस दिन हमारे साथ कुछ हो जाता तो हमारे साथ तो कोई बड़ा भी ना था। उफ। डी 88। तारीख रात में चमकीली आंखों और चमकीली स्याह खाल वाले 8 कुत्ते नजर